गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देख लो एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? देख लो एक बार, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दो एक। चलो, देखो कल जहाँ तक किए थे उसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे। कल अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको कराया था कि अगर मान लो कि ये कंडक्टर है ऐसा, अगर मान लो कि एक ऐसा कंडक्टर है और हमने देखा था कि इसमें अगर मान लो कि इस वाले एंड का टेम्परेचर है T1 और इस वाले एंड का टेम्परेचर अगर T2 है और T1 की वैल्यू अगर T2 से ज़्यादा है, तो हमने ये देखा हुआ है कि हीट करंट यानी कि थर्मल करंट या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इस डायरेक्शन में होगा, यानी हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ फ्लो करेगा। और हमने ये देखा हुआ है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आया था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कल उसकी वैल्यू आई थी K A T1 - T2 बाई L। और बाद में मैंने इसको कर दिया था, याद करो, डेल्टा टी बाई L बाई के इंटू ए, और इसका नाम रख दिए थे हम लोग आर थर्मल। इसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है K × L/K × A। और के को हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और मैंने बताया था कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे यूज करे, डिपेंड करेगा। इसको लेंथ एरिया वगैरह से कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। ठीक है, आओ कुछ और को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखें, आर थर्मल का फॉर्मूला ये वाला एप्लीकेबल तब होगा जब सब चीज़ें कांस्टेंट हो, कुछ भी वैरी ना करे। जैसे एरिया वैरी ना करे, के वैरी ना करे, तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा पाओगे। अगर वैरी करने लगा तो फिर एक छोटा सा पार्ट पकड़ोगे, फिर उसका रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट करोगे। तो बाद में हम देखेंगे अभी। और पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये एक रॉड है। जैसे मान लो ये एक रॉड है और यहाँ का टेम्परेचर मान लो है T1 और यहाँ का टेम्परेचर है T2। और इस पूरे रॉड का लेंथ आपको पता ही है। जो इस पूरे रॉड का लेंथ है वो L है, मान लेते हैं। हम बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ से x दूरी पे टेम्परेचर क्या होगा।
हमारा इंटरेस्ट है कि यहाँ से x दूरी पे टेम्परेचर क्या होगा, और हम टेम्परेचर का ग्राफ x के साथ प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, हम बेसिकली निकालना चाहते हैं कि हॉटर एंड से x दूरी के ऊपर रॉड का टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ का टेम्परेचर T1 है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है, और एकदम उस एंड पे जाके टेम्परेचर की वैल्यू T2 हो जाती है। तो हम जानना चाहते हैं किसी भी x पे टेम्परेचर क्या होगा, तो उसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं, ध्यान से सुनो। पहला एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस पूरे कंपोजिट रॉड से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल लो। तो पूरे कंपोजिट रॉड से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा, मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो आएगा पूरे कंपोजिट रॉड से, वो आएगा के ए T1 माइनस T2/L। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि जो इस पूरे कंपोजिट रॉड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, क्या इस एक्स लेंथ वाले रॉड में भी वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा? बोलो। पूरे रॉड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल लिया है, तो क्या उस एक्स लेंथ के रॉड में भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वही होगा या कुछ और होगा? तो अगर वही होगा, तो अगर हम यहाँ का टेम्परेचर को टी मान लें, तो इतने पोर्शन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा, देखो तो ये लिखा जाएगा क्या, के ए T1 माइनस T/x। देखो तो सही लिखे हैं क्या? क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो x में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, L माइनस एक्स में भी वही होगा? तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज के ए। लेकिन जब यहां से यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करोगे, तो हायर टेम्परेचर पे ये होगा, तो लिखा जाएगा के ए टी, सॉरी, टी माइनस T2 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स। अब या तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो, उससे टी निकाल लो, या इन दोनों को आपस में इक्वेट करके टी निकाल लो। वैसे सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों को आपस में इक्वेट करके टी निकाल लो, क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से यहाँ होगा, वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से यहाँ से भी होगा। इन दोनों को आपस में इक्वेट करके टी की वैल्यू एक्स के टर्म में हम निकाल सकते हैं। कैसे आएगा देख, के काट दो, और इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, T1 माइनस टी इंटू एल माइनस एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू टी माइनस T2 इंटू एक्स, यानी T1 इंटू एल माइनस एक्स। टी को उधर ले जाते हैं और T2 वाले टर्म को इधर ले आते हैं। ये आ जाएगा टी टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स प्लस टी एक्स। तो आप देख सकते हो कि ये कट कुट के आ गया है टी इंटू एल। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ। और अच्छे से सॉल्व कर दे, देखो, थोड़ा और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी इंटू एल इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू इतना प्लस इतना, और जब L से डिवाइड करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ
T1 माइनस T2 बाई L इंटू एक्स प्लस T1। तो आप देख सकते हो कि किसी भी एक्स पे रॉड का टेम्परेचर यहां से निकाला जा सकता है। एक बात जरा ध्यान से देखो तो टी और एक्स का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा? व्हेन वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन टी एंड एक्स, ग्राफ कैसा नजर आएगा? चाहो तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 माइनस T2 बाई एल इंटू एक्स, ऐसा आ रहा है। तो ध्यान से देखो और बताओ कि टी और एक्स का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा नजर आएगा? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। और मुझे एक बात बताओ, ये पूरी क्वांटिटी क्या है? ये इसका स्लोप है। और मैंने माइनस लगा के क्यों लिखा हुआ है, देखना जरा। क्योंकि T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है तो T1 माइनस T2 प्लस में आएगा, L तो ऐसे ही प्लस में है। तो ये दिखाने के लिए कि जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आएगा। और ये जो दिख रहा है T1, ये T1 क्या है? हाँ, उसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो क्या समझ में आ गया अपने को कि ग्राफ कैसा बनने वाला है? तो टी का ग्राफ अगर बनाएंगे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इधर अगर टी है, इधर अगर एक्स है, तो ग्राफ अपने को ऐसा नजर आएगा। जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है, ध्यान से देखो, जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है मतलब ये वाला एंड, यहाँ का टेम्परेचर है T1। और अगर ये वाला लेंथ L है तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर में यहाँ अगर हम मार्क करेंगे तो टेम्परेचर जीरो हो गया, जो वो होना नहीं है। इसका मतलब इधर ही कहीं मार्क करना पड़ेगा। एल को यहाँ से हटा लो, एल को यहाँ मार्क कर दो और T2 को यहाँ मार्क कर दो। और बड़ा इंटरेस्टिंग देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है सपोज करो, तो मुझे एक बात बताओ तो, स्लोप अगर हम निकाले, मतलब अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा अपने को क्या मिलेगा? T1 माइनस T2 बाई एल या माइनस ऑफ T1 माइनस T2 बाई एल, सोच के बताओ। हाँ, प्लस वाला, क्योंकि स्लोप जब लेते हैं तो ये एंगल लेना होता है बाहर वाला, हम वो नहीं ले रहे हैं। तो ये लिखा जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल। अब जरा इंटरेस्टिंगली एक चीज देखो, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं हम, कि जो एम, एम तो नहीं कहना चाहिए वैसे, बट ना, इसको एम नहीं कहना चाहिए, स्लोप नहीं है, tan थीटा रहने दो। अब एक चीज देखो, मतलब अगर आपने ग्राफ का tan थीटा निकाल लिया तो क्या होगा, देख जरा ध्यान से। tan theta is T1 minus T2 by L. T1 minus T2 is the difference between the temperatures of the two ends. ये है डिफरेंस
ऑफ टेम्परेचर across ends divided by length of the rod. This quantity is called temperature gradient. Temperature gradient मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है। आओ तो लिख भी देता हूँ। टेम्परेचर ड्रॉप इन अ यूनिट लेंथ कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है ना, एक छोटा सा टर्म है, इसको ध्यान रखो, जरूरत पड़ेगा आगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर रॉड के मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे रॉड के मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, इस डेरिवेशन का यूज करते हुए आंसर कैसे आएगा? अरे मेरे गुरु महाराजों, जब ये फॉर्मूला मैंने किसी भी एक्स का टेम्परेचर निकालने के लिए बनाया है तो मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है तो जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या करोगे? L/2 पुट कर दो। चलो एक काम करते, L/2 पुट करते, पुट करो एक बार, पुट करो एक बार और मुझे बताओ क्या आ रहा है। एक बार एक्स की वैल्यू को L/2 पुट करके मुझे बताओ तो क्या आ रहा है। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे L/2 डाल के मुझे एक बार उसकी वैल्यू बता दो। टेम्परेचर क्या आ रहा है बताओ। बहुत बढ़िया आंसर आएगा। नहीं दैविक, कुछ गड़बड़ किया है, ध्यान से देख। हाँ माइनस की जगह, नहीं आस्था गड़बड़ की है, देख। क्या कैलकुलेशन कर रहे हो रे? एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, मान तेरा भी गलत है। क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं रे तू? देखो, टी की वैल्यू आई थी -T1 -T/L इंटू एक्स प्लस L1। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ L/2 डाल दो। एल से एल कटा, सॉरी, हम भी यहाँ T1 था ना। तो अब अगर कॉमन लोगे तो ये 2T1 -T1 और ये माइनस माइनस प्लस भी तो हो गया। तो आंसर आ गया T1 प्लस T2/2। अब कोई बच्चा कहता है सर इसको नहीं प्रूफ करेंगे तो कोई सिंपल उपाय बताओ ना, तो और सिंपल उपाय बताता हूँ। देखो, मान लो ये एक रॉड है आपका,
मान लो ये एक रॉड है, देखो। अब जैसे अपने को ना मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकालना था, कैसे निकालेंगे देख जरा। अब यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, अपने को कह रहा है मिड पॉइंट का टेम्परेचर बताओ जी, तो मैंने मान लिया कि मिड पॉइंट का टेम्परेचर है T। अब ध्यान से देखना, क्या इतने पोर्शन का थर्मल रेजिस्टेंस अगर हम ये मान ले कि R है, तो क्या इतने पोर्शन का थर्मल रेजिस्टेंस भी R ही होगा? अरे बोल हाँ कि ना। लेंथ सेम, थर्मल कंडक्टिविटी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, सब कुछ सेम है। तो अब ध्यान से देखो, अब बड़ा आसान हो गया है। हम बोलेंगे जो हीट का फ्लो यहां से यहां होगा, जिस रेट से होगा, वही रेट यहां से यहां भी होगा। और अब देखोगे बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहां से यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालेंगे तो आएगा T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई आर, दैट मस्ट बी रिटन एज T माइनस T2 बाई आर। आर आर तो कट ही गया। और अब देखो टी की वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि T1 प्लस T2/2। अरे दिखाई पड़ा क्या? हाँ, लेकिन ये बात तब होगा, ध्यान रखें, जब दोनों पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस सेम हो। अगर दोनों पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस सेम है और आपको दोनों एंड का टेम्परेचर पता है, तो ध्यान रखें मिड पॉइंट का टेम्परेचर हमेशा होगा T1 प्लस T2/2। लेकिन इसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस को सेम होना चाहिए। जैसे एक चीज और देखते हैं, आ जाओ। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, मुझे बताओ। जैसे मान लो ये एक रॉड है अपना, देखो। अब जैसे मान लो ये रॉड है और यहाँ का टेम्परेचर आपको दे दिया है मान लो T1, और यहाँ का टेम्परेचर दे दिया है T। जो रॉड की लेंथ है वो अपने को दे दिया है L। दिस लेंथ इज L। कहता है बताओ जी, यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना होगा। हम चाहते हैं आप फॉर्मूले का यूज ना करें, प्योर बेसिक लगाएं और मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। प्योर बेसिक लगाओ। तो चलो एक है तो हम और समझाते हैं। हम चाह रहे हैं वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था हम उसको इस्तेमाल ना करें, हम नहीं चाहते उसको बार बार यूज करना। अब ऐसे देखो, ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है इसका थर्मल रेजिस्टेंस का नाम मैंने कर दिया है आर। ध्यान से सुनना जरा, ये है अपना आर। तो मेरा नन्हे मुन्ना एक बात बताओ, अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर है तो इतना जो बड़ा वाला दिख रहा है इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो उसको बताना अच्छे से। अरे इसका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया एल, एल का मतलब हो गया L/3/K × ए। उसका के वही है, ए वही है, उसका लेंथ दुगना है, उसका रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा एक रेजिस्टेंस बना देंगे, कितने का? तो भाई 2R का। अब यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर T मान लिया है, और यहाँ का टेम्परेचर है T2।
बोलेंगे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से यहाँ होगा वही यहाँ से यहाँ होगा, कर दो आंसर आ जाएगा। देखेंगे T1 - T/R दैट मस्ट बी इक्वल टू T - T/2R। आर से आर कैंसिल कर लो और जो है चाहो सब निकाल लो। तो आप देख सकते हो कि टी की वैल्यू जो है वो आ जानी है 2T1 + 2 होल डिवाइडेड बाई 3। मतलब आप इस रॉड में कहीं का टेम्परेचर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जैसे चलो हम एक और देते हैं आपको, पर बताना फटाफट। हाँ, जैसे मान लो इस बार मैंने आपको दे दिया है कि ये सिलेंडर एक है ऐसा। मान लो ये एक सिलेंडर ऐसा दे दिया है, यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का टेम्परेचर है T2। पूरे रॉड की जो लेंथ है वो है L। ये रॉड का लेंथ है L। तो अपना लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना होगा, फाइंड आउट करें। x इक्वल टू L/4 पे। दिमाग लगाएं। या तो एक काम करता हूँ, चलो डेटा दे देते हैं। ये दे दिया है अपने को 80 डिग्री C, ये दे दिया है अपने को 20 डिग्री C। हम जानना चाहते हैं कि L/4 पे टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी फाइंड करके बताओ। T5, देखते हैं, रुक जाओ। अब इसको करने के ना दो तरीके हो सकते थे, है ना। दोनों तरीका समझाता हूँ, देखो। देखो दोनों तरीका समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, तुमने जो किया है ना वही कर लेते हैं। पहले इसका रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है अपने को। इसका रेजिस्टेंस अगर हम R मान लें तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? होल PR। चलो, तो समझ में आ रहा है कि 80 - T/R मस्ट बी इक्वल टू T - 20/3R। बस काट दो तो आंसर ही आ गया। यानी 240 माइनस, यानी 260/4 इज इक्वल टू ऐसा, जो कि 65 के बराबर आ गया। अब कोई बच्चा कहता है नहीं सर, आओ ना कुछ तिकड़मबाजी लगाते हैं। तिकड़मबाजी कैसे लगाएंगे? समझ में आ रहा है कि यहाँ का अगर 80 है और यहाँ का अगर 20 है तो मिड पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? मिड पॉइंट का टेम्परेचर 50 का हो गया। अब ये वाला अगर 50 का है तो ध्यान से देखना, क्या ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है क्या? क्या L/4 वाला पॉइंट x = 0 और x = L/2 का मिड पॉइंट है? हाँ, बोल।
तो अगर मिड पॉइंट है तो टेम्परेचर यहाँ का डायरेक्ट निकाला जा सकता है एज यहाँ का टेम्परेचर प्लस यहाँ का टेम्परेचर बाई 2। तो बोलो। क्या ऐसे आंसर आया क्या, देखो तो। हाँ, इस तरह से भी आप सोच सकते हो। आओ थोड़ा सा इसको और मुश्किल करते हैं, अब देखो। जैसे ये एक रॉड है। एक रॉड है ऐसा, और हमने क्या किया कि एक रॉड और बना दिया इसका। देखो, तो बन गया, दो रॉड लगा दिया मैंने। इस वाले रॉड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है के, लेकिन इस वाले रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी है 2K। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। ए, यहाँ का टेम्परेचर है 80 डिग्री C, यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री C। अपना लोग जानना चाहते हैं, एक तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। दूसरा, इस रॉड के मिड पॉइंट का टेम्परेचर जानना चाहते हैं कितना होगा। और तीसरा, इस रॉड के मिड पॉइंट का टेम्परेचर जानना चाहते हैं कितना होगा। हाँ, रॉड का लेंथ आपको चाहिए होगा, वो हम आपको दे रहे हैं। आप ये मान लो कि ये वाला जो रॉड है ये कुछ एल का है, और ये वाला जो रॉड है इसको आप मान लें 3L का है। थोड़ा अलग अलग आंसर आएगा। या ये एल कर देते हैं और इसको 3L कर देते हैं। चलो मुझे फटाफट जरा कैलकुलेशन करके दिखाओ। कन्वीनियंस के लिए इसका नाम हम जे रख देते हैं। जे का मतलब हो गया जंक्शन। इसका नाम ए रख दिए हैं, इसका नाम बी रख दिए। तो अपने को बताना है ए का टेम्परेचर क्या, बी का जंक्शन का टेम्परेचर क्या, बी का टेम्परेचर क्या। फटाफट जरा फाइंड करके दिखा दो।
कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया है, आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं जंक्शन का टेम्परेचर। और जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए हम इस रॉड के रेजिस्टेंस को आर से रिप्लेस करेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस हम आर मान लें, यानी कि मैंने आर को क्या मान लिया है, एल बाई के इंटू ए मैंने मान लिया है, तो इसका क्या होगा, इसका आर डैश अगर लिख के देखें तो आर डैश हो जाएगा एल बाई टू के इंटू ए। तो समझ में आ रहा है कि ये वाला अपना आर है तो ये अपना 3r/2 हो गया। बस जंक्शन का टेम्परेचर तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, तो 100 माइनस टी बाई आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू टी माइनस 20/3r/2। तो आर से आर काटो, ये हो गया 240 माइनस 3t इज इक्वल टू 2t माइनस 40, यानी कि ये आ गया 5t इज इक्वल टू 280। तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई, कितनी आई रे बोल, 56 आ गया है। तो यहाँ का टेम्परेचर अगर 56 है और ये वाला चूंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर होगा दोनों का सम/2, यानी कि हो गया कितना, 136। 136/2 कितना हो गया रे, 8। तो यहाँ का टेम्परेचर आ गया 68। अब यहाँ का टेम्परेचर है 56 और यहाँ का है 20, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो दोनों का सम/2 कर दो तो आ गया 76/2। तो 76/2 का मतलब हो गया 38। तो आप देख सकते हो कि हमने हर जगह का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया है। अरे बात समझ में आ गया क्या? अब सुनो, अभी काम बाकी है तो ध्यान से देखते जाना। अब क्या किया है, ऐसे समझते हैं। एक रॉड है ऐसा, और एक रॉड है ऐसा, और एक्सटेंड कर, तो लाके यहाँ लगा देते, और एक लाके यहाँ लगा देते, तो बड़ा कर देते। कुल मिला के हमने यहाँ पे एक दो, जैसे मान लो इसका लेंथ है सपोज करो 2l, इसका है l, इसका है l, इसका है 2l, और सपोज करो इसका लेंथ है 3l। थर्मल कंडक्टिविटी सबकी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब रॉड का सेम है। यहाँ का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री C है, यहाँ का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री C है, और यहाँ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री C है, तो अपने को चाहिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, अपने को चाहिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, अपने को चाहिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, और अपने को चाहिए यहाँ से ये डिस्टेंस अपना L है।
यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, फाइंड करके दिखाओ। सारे रॉड्स की थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। तो भाई के क्या बोल रहे, के सबका सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है। लेंथ अलग अलग था, मैंने मार्क कर दिया है। मुझे सारे जगहों का टेम्परेचर फाइंड करके दिखाओ। हो जाएगा तो ट्राई करो, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। बताओ जरा अच्छे से।
जल्दी जल्दी बता दो। देखो, हम क्या करेंगे, हर रॉड को एक एक रेजिस्टेंस बना देंगे। सब रॉड को मैंने एक एक रेजिस्टेंस बना दिया है। जैसे नीचे वाला दो था ना, तो उसको भी दो ही कर देते, अलग अलग कर देते, ऐसा कर दिए। किसी एक का आसान, जैसे ये वाला है तो ये सबसे आसान वाला है, तो इसको आर नाम दे देते हैं। यानी L/K × A का मतलब है आर। तो कौन क्या क्या होगा देखो तो, ये आर होगा तो ये कितना होगा। टेम्परेचर सब मार्क कर लेते हैं। यहाँ का टेम्परेचर, सॉरी यहाँ का रेजिस्टेंस, ये अगर आर है तो ये, जल्दी बोल। अरे लेंथ दुगना है, के वही है, ए वही है, सब कुछ तो वही है, क्यों टेंशन ले रहे हो। वो 2 आर हो गया, इतना क्या सोच रहे हो, फटाफट बताओ। ये 2 आर हो गया। ये 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 नहीं, पूरा नहीं, अलग अलग कर दिए हैं वहाँ, एल वाले को अलग कर दिए हैं, 12 वाले को अलग कर दिए हैं। और ये वाला, चलो कम से कम जितने अननोन थे पहले सबका नामकरण तो हो ही गया कम से कम। अब ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर। तो यहाँ का टेम्परेचर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। ये आर और ये 2 आर सीरीज में है, तो इन दोनों को मिला के एक कर देंगे। वैसे इन दोनों को एक कर देंगे, वैसे इन दोनों को एक कर देंगे, क्या बन गया ये कहानी देख जरा। ये बन गया कुछ ऐसा सर्किट, ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये 3 आर का, ये 3 आर का, ये 3 आर का, ये 100 डिग्री C, ये 20 डिग्री, ये 0 डिग्री C। तो अब हम यहाँ का टेम्परेचर पहले निकालने वाले हैं, टी मान लिया है मैंने, तो समझ में आ रहा है कि जो हीट का फ्लो, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से यहाँ होगा, वही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से यहाँ जो हीट का रेट ऑफ फ्लो होगा वो हो जाएगा 100 - T/3R must be equal to T - 0/3R प्लस T - 20/3R। 3R कट गया और बड़ा अच्छा आंसर आ गया कि 3T = 120। टी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री C।
मतलब हमने यहाँ का टेम्परेचर तो फाइंड आउट कर लिया है। तो बोलो सही है क्या, देख लो। तो सन्नाटो सही है क्या, देख लो। पर सन्नाटे में चले जाते हो। अब सुन, मुझे यहाँ का टेम्परेचर पता है, मुझे यहाँ का टेम्परेचर निकालना है, क्या हम निकाल सकते हैं? तो निकाल के दिखाओ। तो आप मुझे यहाँ का टेम्परेचर निकाल के दिखाओ पहले। तो आप बोलो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से यहाँ होगा वही यहाँ से यहाँ होगा, तो करके यहाँ का टेम्परेचर निकाल लो। कितना आ रहा है देखो तो। भाई 3, देख लो फटाफट। जी फटाफट रिप्लाई करे। 80/3 वैसे तो सुनो, वैसे इसको ना हम एक आसान तरीका बताते हैं, एकदम मेंटल कैलकुलेशन, कोई जरूरत नहीं है लिखने का भी। अब कैसे बता रहे, ध्यान से सुनना। यहाँ का टेम्परेचर है 40, ध्यान से सुनो, और यहाँ का टेम्परेचर है 0, और बीच में रेजिस्टेंस है 3R। तो 40 से 0 होना है 3R में, तो आप ऐसे समझो कि 3R का मतलब है R। और 40 से 0 होना है 1R, 2R, 3R जंप करके। ठीक है, यानी टोटल टेम्परेचर का ड्रॉप होना है 40 का, और हमारे पास रेजिस्टेंस है 3, और तीनों में इक्वल इक्वल ड्रॉप होगा। तो हर रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का ड्रॉप आने वाला है 40/3। बोलो हाँ या ना। तो अगर हर में 40/3 का ड्रॉप आना है, तो अब इसके यहाँ का टेम्परेचर निकालने का हमारे पास एक नहीं दो तरीका है। कैसे देख, अब यहाँ का टेम्परेचर अगर 40 है, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर कितना घट के आएगा? कितने आर को क्रॉस कर रहा है वो? हाँ। तो आंसर देख आ गया क्या? लेकिन मेरे दिमाग में ना इससे अच्छा तरीका अगला वाला है। अब अगला वाला सुनो। आप कह रहे हो कि सर 40 से शुरू होंगे और 0 पे पहुंचेंगे, तो पहले में हम घटे 40/3, दूसरे में हम घटेंगे 40/3, और तीसरे में भी हम घटेंगे 40/3। यानी यहां से यहां हम कितना घटेंगे, जल्दी बताओ।
80/3। और अपने को यहां से यहां घट के होना है 80/3, और यहाँ का है 0, तो यहाँ कितना होना पड़ेगा? अरे मेरा लॉजिक समझ पाए क्या? ऐसे सोचोगे तो आपका समय बचेगा। चलो मुझे अब इसी लॉजिक को लगा के मुझे यहाँ का टेम्परेचर बताओ। दोनों तरीके से सोच के देखना, अभी तो खैर दोनों में से कोई तरीका लगा लो, लेकिन देखो करके। और बेसिक से भी चाहो तो करके चेक कर लेना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आ जाएगा, देख लो चेक करके फटाफट जरा। जल्दी से बता दो। फिर बात एकदम क्लियर हो गया क्या? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर में तुम सन्नाटा क्यों छा गया? समझाए सबको, आंसर बस 3 बच्चे। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। तो उसी लॉजिक को लगा के मुझे यहाँ का टेम्परेचर भी बता दो, यहाँ का पूछा था ना आपसे, यहाँ का बता दो। अरे जय गुरान जी, मैंने बोला कि यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ का है 100, यहाँ का है 40, यानी टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ आने में 100 से घट के 40 होना है, तो टेम्परेचर का ड्रॉप आया 60 का। तो टेम्परेचर का ड्रॉप आया 60 का, और उस ड्रॉप को कंज्यूम करने वाला कौन है? ये आर और ये 2 आर, मतलब कुल मिला के 3 आर। बोल। यानी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 60 का, रेजिस्टेंस हुआ 3 आर का, तो हर आर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होना है 20 का। तो मुझे एक बात बोल कि यहां से यहां जाएंगे तो 20 का ड्रॉप होगा, तो यहां का टेम्परेचर कितना हो गया बोल? जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो 1 आर को क्रॉस कर रहे हो या 2 आर को? तो 1 आर को क्रॉस कर रहे हो तो 20 का ड्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ अगर 40 है तो यहाँ कितना? 8। या ऐसे नहीं तो ऐसे भी सोच लो, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हमको 2 आर को क्रॉस करना पड़ेगा, और आप कह रहे हो कि हर आर के क्रॉस 20 का ड्रॉप होता है, तो 2 आर को क्रॉस करने में कितने का ड्रॉप होगा? तो अगर ये 100 का है तो ये कितने का? बोल जल्दी से। सिंपल सा लॉजिक है। अरे ये क्लियर हो गया क्या सबको? फिर आगे बढ़ेंगे हम, जल्दी जल्दी बताओ।
देखो, तुमने सुना होगा जैसे ही ठंड का दिन आता है ना, आजकल तो एक्सट्रीम ठंड भी पड़ रहा है। मन जो है वो क्या करता है, दो तीन कंबल लेके सोता है। फिर सोचता है कि सर बहुत ठंड है, दो तीन कंबल डाल दो भाई, बहुत ठंड लग रहा है हमको तो अब होता क्या है, सुन जरा ध्यान से। अब क्यों कहते हैं ऐसा कि अब मान लो कि हमने आपको एक ब्लैंकेट दिया जिसका थिकनेस है टी, ठीक है। और मैंने एक ऑप्शन दिया कि मन को, हम बोले काम कर मन तू टी बाई टू थिकनेस का दो ब्लैंकेट अलग अलग ले ले। ठीक है ना। फायदेमंद कौन सा है ठंड के टाइम में, ठंड से बच रहा है तो फायदेमंद कौन सा है, पहला है दूसरा? क्यों, बात तो एक ही है। इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसका रेजिस्टेंस R/2 है, और इसका रेजिस्टेंस भी R/2 है, और दोनों सीरीज में है, तो कुल मिला के ये भी आर हो गया, तो फिर फायदा क्या है, एक ही तो बात हुआ। बात तो एक ही हो गया। जब दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस सेम ही आ रहा है तो रेट ऑफ फ्लो, रेट हीट के फ्लो करने का रेट ही सेम होगा, तो ठंड लगने का हिसाब भी एकदम सेम होगा। हाँ, इसमें बेटा समझने वाली बात है। एयर का जो लेयर है वो भी एक, हवा का भी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी है, तो उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। नहीं, गर्म हवा ठंडा हवा नहीं मान मेरा, गर्म हवा, गर्म हवा ठंडा हवा नहीं, क्या है कि दो ब्लैंकेट के बीच में जो एक पतला सा लेयर है हवा का, एक तरह से वो भी एक ब्लैंकेट का काम कर रहा है, उसका भी अपना कुछ थर्मल रेजिस्टेंस है। तो जो ऐसा अपने को लग रहा था कि R/2 का दो है, वहां R/2 के साथ एक हवा वाला भी तो है। और दो R/2 के साथ एक हवा वाला भी है, तो क्या हुआ, आर थर्मल बढ़ गया या घट गया? और आर थर्मल के बढ़ जाने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट गया, जो कि आप चाहते थे। इसीलिए याद करो, आपने ना ये आजकल यूट्यूब पे देखोगे शॉर्ट्स वगैरह में, पहले आता था कि लोग कहते हैं कि भाई घर अगर बनाते हो तो एक ब्रिक जो लगाते हो ना, उसमें एक ब्रिक लगाने की बजाय, जैसे घर का जो दीवार होता है वो 10 इंचेस का होता है। इसलिए देखोगे जापान वगैरह में जो घर बनते हैं ना, वो ऐसे घर नहीं बनते जैसे हम लोग बनाते हैं। जापानीज को तो दुनिया ही अलग है। वो लोग क्या करते हैं, 5-5 इंच का जैसे ईंट होता है ना, उसको ऐसे लगाते हैं, हम लोग ऐसे लगाते हैं। वो क्या करते हैं, दो ईंट लिया और बीच में थर्मोकोल डाल देता है। अब समझ में आया क्यों ऐसा करते होंगे वो लोग। बीच, अब क्या हुआ, आपने ये ईंट 5 इंच का, ये भी 5 इंच का, आपका दीवार भी 5 इंच का, लेकिन बीच में गैप करके एक थर्मोकोल का टुकड़ा डाल दिया। अगर थर्मोकोल का टुकड़ा ना भी डालो, 1 इंच का अगर आप गैप भी छोड़ दो, तो आप समझो उसका थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ गया। ऐसे घरों में हम लोग कहते हैं कि गर्मी के टाइम पे बाहर की तुलना में अंदर का टेम्परेचर कम से कम 5-7 डिग्री तो कम होता ही होता है। ठंड में भी राहत, गर्मी में भी राहत। तो बात समझे क्या? चलो छोड़ो, हम कहाँ सरोवर बनाने में
आओ थोड़ा और समझाता हूँ, देखो। 10th में आप थोड़ा बहुत पढ़े होगे, पता नहीं आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, एक होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इस तरह के सर्किट को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। पढ़े हो क्या 10th में? व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े थे क्या? मन तो कह रहा हाँ, इतना तो पढ़े थे कि सर R1/R2 अगर R3/R4 के इक्वल हो जाए तो ये वाला किसी काम का नहीं रहता है। इतना ही बड़े हो गए, पक्का मुझे ध्यान है। वैसे ये वाला किसी काम का क्यों नहीं रहा, ये बात समझ में आ रहा है? ये वाला किसी काम का इसलिए नहीं रहता है क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और किसी भी रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो क्या करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा? तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता था। आप थोड़ा सा खाली एक लाइन बढ़ा के लिख ले कि पहला तो समझना है कि देखो, अगर ये नहीं हुआ तो भी ये कहलाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। बड़ा अजीब, देखो फिरंगियों के नाम भी बड़ा अजीब है। व्हीट मतलब गेहूं, और स्टोन मतलब पत्थर, और ब्रिज मतलब पुल। कोई नाम है ये? गेहूं पत्थर पुल, बताओ। खैर, इधर देखो, अगर R1/R2 R3/R4 के इक्वल हुआ तो यहां से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और कोई करंट का फ्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी हम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन करेंगे। अब कैसे एप्लीकेशन करेंगे, लिख लो कहीं पे एक बार इसको, कि अगर R1/R2 इज R3/R4 है तो R5 से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। देर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू R5। और करंट फ्लो नहीं होने के पीछे जो मेन रीजन है, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। बात को लिख लो। 12th में जब जाओगे तो वहां पढ़ोगे। जैसे 12th वाले बच्चे तो जानते हैं ये सब, उनको बताना नहीं पड़ता है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते होगे डिटेल में अभी। अब सुनो मेरी बात, कैसे इसका एप्लीकेशन होगा आओ देखते हैं। जैसे मान लो, एक रॉड ऐसा, एक रॉड ऐसा, एक रॉड ऐसा, एक रॉड ऐसा, एक ऐसा, एक रॉड ऐसा, 5 रॉड अपने को लगा के दे दिया। बोल दिया देखो जी, यहाँ का टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री C है, और अपना टेम्परेचर यहाँ का 0 डिग्री C है। इसका लेंथ L, 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 इसका लेंथ L। सभी रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी सेम, सभी रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। आपको बोला गया बताओ जी यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बड़ा अच्छा सर्किट बन जाएगा, देख लो। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, कि सब कुछ सेम है तो समझ में आ रहा है कि सबका थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम हो जाना है।
और अपना सर्किट ऐसा नजर आता है। देखते ही समझ में आ रहा है कि अपना ये वाला जो सर्किट है, दिस इज बैलेंस विद स्टोन ब्रिज, है क्या? तो ये वाला आर मेरा किसी काम का नहीं रहा, और क्यों नहीं रहा? क्योंकि जैसे करंट में हम कह रहे थे कि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम रहा होगा, हीट में हम क्या बोलेंगे? बोल। जैसे हम करंट में कह रहे थे कि करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि वहां और वहां का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। हीट में हम बोलेंगे कि भैया, हाँ, हीट में हम बोलेंगे कि अगर थर्म सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं है, थर्मल करंट नहीं है, इसका मतलब पक्का दोनों जगह का टेम्परेचर सेम रहा होगा। तो एक बड़ा हिंट अपने को मिल गया कि यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर सेम होने वाला है। अब ध्यान से सुनना, ये आर और ये आर किस कॉम्बिनेशन में गया? बस एक काम करो, छोड़ो, ये बेकार हो गया ना। मुझे इसका इक्विवेलेंट बताना कितना आएगा। जल्दी बोलो कितना आएगा इक्विवेलेंट। आर आएगा। वैसे भी एक बात ध्यान रखो, अगर एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में उसके सारे आर्म्स की वैल्यू अगर आर है, तो पूरे का इक्विवेलेंट भी आर ही होता है। ट्वेल्थ में आप इसको एक बार नहीं, दो बार पढ़ोगे, एक बार कैपेसिटर में आएगा, एक बार रेजिस्टेंस में आएगा, तो वो तो बात की बात है। अब ये सर्किट बड़ा अच्छा हो चुका है, देखना जरा। अब ये सर्किट बड़ा अच्छा ऐसा नजर आता है, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सी और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सी, बोलो तो बिना एफर्ट किए हुए हमको यहाँ का टेम्परेचर तो मिल ही गया। कितना आ गया बोल दे। 50 आ गया, कोई टेंशन नहीं। वैसे ये वाला 50 मतलब इस बोर्ड में वो कहाँ का टेम्परेचर है, ये 50 देखना। ये जो टेम्परेचर आपका 50 आ रहा है, ये कहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का है या यहाँ का है? लेफ्ट या राइट? बोलो। भाई ये वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली यही वाला तो पॉइंट है। तो यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सी आ गया, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ का टेम्परेचर निकाल सकते हैं क्या? ये किसी काम का रहा नहीं है। तो जब ये किसी काम का है नहीं और यहाँ का है 100 डिग्री सी, यहाँ का है 50, तो क्या यहाँ का टेम्परेचर आ जाएगा? बोलो कितना आएगा, जल्दी 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 बोलो। तुम्हें यहाँ का टेम्परेचर पता है, यहाँ का टेम्परेचर पता है, तो क्या तुम यहाँ का टेम्परेचर नहीं बता सकते हो? अरे 25 कहाँ से लाया, ध्यान से देखना। 70। और ये वाला अगर 75, तो ये कितने का? ये भी अपना 75 का। तो देखो, जितने भी अननोन टेम्परेचर थे हमने सबको फाइंड आउट कर लिया है।
तो बात क्लियर हुआ क्या बताओ? इस तरह की छोटी छोटी तिकड़मबाजियां आपको लगाना है। आओ एक और करा देता है। ये वाला खुद करने का है, हम नहीं कराएंगे। इसका लेंथ है 12, इसका है एल 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 एल। यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री C और यहाँ का टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री C। अपने को यहाँ का टेम्परेचर चाहिए, अपने को यहाँ का टेम्परेचर चाहिए, अपने को यहाँ का टेम्परेचर चाहिए, अपने को यहाँ का टेम्परेचर चाहिए। जरा फटाफट फाइंड आउट कर लो। सारे रॉड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। चलो जल्दी जल्दी। रॉड का लेंथ अलग अलग था, वो मैंने मार्क कर दिया है। चलो फटाफट शुरू हो जाओ एकदम। कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट कर दो। फटाफट ट्राई करो, होगा एकदम। जल्दी जल्दी बता दो। अरे ये एक बच्चा है कौन, iPhone 7s। भाई तू अपने नाम से रजिस्टर हो। कौन है बेटा ये iPhone 7s? नाम बताओ जरा एक बार। तू बताएगा नहीं? बताएगा नहीं तो उसको हम क्लास से बाहर कर देते और क्या करेंगे? कौन है जल्दी बता, वरना हम क्लास से बाहर करेंगे उसको। तो हम रिमूव भी कर देते। भाई कौन है बता दो फिर, वरना भी हम बाहर करेंगे, फिर कभी भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा वो। हम रिमूव भी कर रहे हैं।
बाकी सब अपने नाम से ही है ना? हाँ सब नाम से ज्वाइन करने में क्या शर्म है? बता दो फटाफट जरा, सब जगह का टेम्परेचर कितना कितना आ रहा है? 55, 43.75, 43.75 ऐसा आ रहा है क्या? चेक कर लो। हाँ जी बता दो क्या आ रहा है? मन तो एकदम पूरा कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है, और तुम लोग मतलब ऑक्सीजन ले रहा है और तुम लोग मतलब भटक रहे हो। जल्दी बताओ। अरे कहाँ सन्नाटे में चले गए सब? देखो, फिर हम समझाते हैं, नहीं कर पाए तो। वैसे होना चाहिए था, इसमें कुछ था नहीं। अगर इसको थोड़ा सा साइड लगा दें, आ जाओ हम अपना नया सर्किट बना लेते हैं। तो ये अपना 2R का आएगा। और ये तो समझ में आ रहा है कि बीच वाला बैलेंस विटस्टोन ब्रिज है तो R ही हो जाएगा, और वो भी R हो जाएगा। और ये अपना है कहाँ का है? 100 का है। और ये वाला अपना 10 डिग्री सी। सबसे आसान तो यही हो गया रे। तो ये अपना तो हो गया 55। यानी यहाँ का टेम्परेचर तो पहले आ चुका है मेरा 55 डिग्री सी। अब यहाँ का अगर 55, तो यहाँ का बड़ा आसानी से आ जाएगा, तो 65 यानी कि 32.5।
और यहाँ 32.5 मतलब यहाँ का आ गया 32.5। अब यहाँ का पता है, यहाँ का पता है, दोनों को सम करके ऐड कर दो। तो 87.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया रे? 87.5 डिवाइड बाई 2 43.75। बस, यहाँ का 43.75, यहाँ का भी 43.7। खेल खत्म। क्या है इसमें रे? अरे बात समझ गए कि और कराऊं ऐसे क्वेश्चन? खोल दे। अरे बात समझ में आ गया या ऐसे क्वेश्चन और करवाऊं? चलो। देखो अभी बिना कोई सेंस नहीं था स्कूल में, तुम्हारी 15 दिन की छुट्टियां हो गई, ठीक है ना? अब समझ में आता है कि क्लास व्लास तो ढंग से हो नहीं पाता होगा, क्योंकि लोगों के पास लाइसेंस वाले जूम नहीं है, कैमरा वैमरा प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो वो आधा घंटा क्लास भी होता होगा नहीं होता होगा तुम्हें भी पता है। इसलिए समय को यूटिलाइज करें, चीज़ों को रिवाइज करें। जिस बच्चे को सेलेक्ट होना है वो अभी बैठ के पढ़ रहा होगा, इस बात को हमेशा सोचते रहे। तुम सोच रहे होगे हमारा तो क्लास नहीं हो रहा, उसका भी ना हो रहा होगा, ऐसा थोड़ा ही है। ये लो बार कोड जनरेट कर देते हैं। ये लो स्कैन कर लो बेटा इसको। तो और भी इसमें चीजें बाकी हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा हुआ नहीं अभी चैप्टर, भी चलेगा कुछ दिन। हाँ मन कुछ बोल रहा है, बोल जल्दी से। हाँ मैं भेज दूंगा। देविक कुछ बोल रहा है, बोल जल्दी देविक। तो लेगा नहीं रे महानुभाव। अब थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने का तू मेरे से पूछ रहा है सर बुक कौन सा लूं? एच सी वर्मा से तो कुछ कुछ किया था ना। एच सी वर्मा के एक दो चैप्टर तो मैंने डाउट वाउट भी करवा दिया था, 2 चैप्टर के। बाकी सिंगेज लें और उसको मेहनत करें अभी। अभी जो समय है उसको यूटिलाइज करें, बर्बाद ना करें। नहीं तो अगले साल इस समय याद करोगे, तुम बोलोगे यार सर समझाते थे हम क्यों नहीं समझे। ठीक है ना? तो एकदम अच्छे से बुक लेके, अभी तो मौका मिला है, स्कूल नहीं जाना है, घर पे पूरा मेहनत करें। मुझे पता है कि मैथ की क्लास 40 मिनट 50 मिनट का भी होता होगा नहीं होता होगा, मुझे वो भी शक है। 30 मिनट का भी क्लास होता होगा मुश्किल से, उसमें भी कभी दिखता नहीं होगा, कभी आवाज नहीं आता होगा, वो एक अलग ही झंझट है। इसलिए उसको यूटिलाइज करें, उस समय को बर्बाद ना करें, मेहनत करें उस समय में। समझे बच्चों? हाँ मेहनत करें बिल्कुल भाई, पढ़ना है तो मेहनत करना है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। आजकल थोड़ा बहुत पढ़ने वालों का कुछ नहीं होता है, इसलिए तो ईमानदारी से पढ़े, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े, वरना बिल्कुल ना पढ़े। चल हम क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, हाँ? और थर्मोडायनेमिक्स की बुक परचेज करके, या तो एच सी वर्मा है तो एच सी वर्मा से काम करे,
और नहीं तो बुक परचेज करके सिंगेज खरीदें और उससे लगाएं प्रॉब्लम्स। और ये ऐसा चैप्टर है कि आपको एक नहीं दो दो जगह फायदा करेगा, केमिस्ट्री में भी आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा।